तो हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द ज्ञान पॉइंट में। तो आज हम लोग साइंस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और अपने 90 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। हम बता दें कि आप लोगों के नेवी एग्ज़ाम के लिए और एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए हमने फिजिक्स के और केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं और हम आपको करा रहे हैं। यानी कि फिजिक्स क्वेश्चन आपको 60 करा दिए गए हैं। नहीं देखा, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को 60 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाए जाएंगे। हम बता दें कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के उद्देश्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जितने क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस सेट में वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चालू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्लैक बॉडी भी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो जो ब्लैक बॉडी होती है केवल उच्च तरंगदैर्ध्य को, जिसकी हाई वेवलेंथ होती है, उसी को एब्जॉर्व कर सकती है। देखिएगा कि आप वहाँ पे आप लोगों को पेपर में ऑप्शन देखने में मिल सकते हैं और वहीं पे ऑप्शन में कन्फ्यूज होते हैं आप लोग। क्वेश्चन सबको मतलब लगभग सभी बच्चों को आते हैं, बट वहाँ पे जो ऑप्शन लिखे रहते हैं हमारे चार्ट हो, उन ऑप्शनों में एग्जामिनर हम लोग कन्फ्यूज कर देते हैं। ऑप्शन वो लोग ऐसे इंक्लूड करते हैं कि लगता है सभी सिमिलर हैं, सभी ऑप्शन सही है। और प्रत्येक डैम श्योर ये अपने आप में खुद आप लोग रियलाइज करिएगा कि वहाँ पे जितने 25 के 25 क्वेश्चन आते हैं लगभग फिजिक्स में, आपको सभी क्वेश्चन तो नहीं, लगभग 15 से 16 17 क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे, बट तब भी आपके नंबर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन हम लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं, ऑप्शन कन्फ्यूज कर देते हैं। तो हम आपसे बस केवल ये कहना चाहते हैं कि क्वेश्चनों को पढ़िए और क्वेश्चनों को रट डालिए कि जैसे ही आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिखे वैसे ही आपका तुरंत आंसर उसके अपने मुंह से निकलिए और वही आप टिक कर दीजिए। क्योंकि अगर वहाँ पे ऑप्शन को हम लोगों को पढ़ना पड़ा तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूजन ही हमारे नंबर माइनस में कर देता है। 61 क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग कि ब्लैक बॉडी जो विकिरण होता है किसको अवशोषित कर लेती है। तो जो केवल हाई वेवलेंथ होती है, उच्च तरंगदैर्ध्य, केवल उसी को अवशोषित कर पाती है। 62 क्वेश्चन देखते हैं जो मतलब ठंडी के मौसम होते हैं कि दिनों में किस प्रकार का होना ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं साफ मौसम का। देखिएगा कि ठंड चल रही है, इस प्रकार के मौसम में अगर एकदम साफ आसमान दिख रहा है तो उस दिन गलन बहुत ज़्यादा होती है। तो जी हाँ, वही कहना चाहते हैं। इस समय आप लोग प्रैक्टिकल समझ भी सकते हैं अपने ऊपर कि शीत ऋतु में जो साफ मौसम के दिन होते हैं उनमें ज़्यादा ठंड लगती है। क्लियर है? अब वहाँ पर आपको ऑप्शन में कन्फ्यूज कैसे कर सकता है? वहाँ ऑप्शन देगा साफ मौसम में, धुंधले मौसम में, हल्के शीतऋतु मौसम में। तो ऐसे ही ऑप्शन में आप लोग कन्फ्यूज कर देगा। डैम श्योर लगभग 45% का ऑप्शन पढ़ के कन्फ्यूज होके गलत कर देगा अपना आंसर। 63 क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी के घड़े में किस प्रकार के कारण जल ठंडा रहता है। वाष्पीकरण, अब वहां पे ऑप्शन में ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्वथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे करके देगा और कंफ्यूज कर देगा। तो याद करिएगा कि मिट्टी के घड़े में किस प्रकार के कारण जल ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण। पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन, सबको पता होगा। पराश्रव तरंगें इनमें होती हैं और जिनमें कुत्तों को, जो सैनिकों के हमारे डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको प्रशिक्षण करते हैं गाल्टन सीटी से। ध्वनि का तारत्व जो होता है, तात्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। अब ये क्वेश्चन वहां पे आपका एयरफोर्स में आ चुका है, वहां पे ऑप्शन लिखे थे ध्वनि का तारत्व जो होता है, पिच, किस पर निर्भर करता है? आयाम पर, कला पर, प्रारंभिक लंबाई पर या आवृत्ति पर। तो यहाँ पे आपका आवृत्ति जहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था वो ऑप्शन सही था, बट अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन गलत कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको क्वेश्चन उन्होंने देखा था, उन्होंने क्वेश्चन को याद नहीं किया था। उनके क्वेश्चन माइंड में तो था बट उनके क्वेश्चन दिल में नहीं था। तो प्रत्येक क्वेश्चन को दिल में इंक्लूड करिए और माइंड में तो इंक्लूड है ही क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को हम याद करवा देंगे, कितना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। क्लियर है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। और ऊपर वाला क्वेश्चन में याद करिएगा कि जो गाल्टन सीटी होती है उसमें भी हम लोग पराश्रव्य तरंगों को इस्तेमाल करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में होती है? तो 20 से लेकर 20,000 तक अगर बीच में है इसमें ध्वनि तो महसूस होगी, और इसके आगे है तो ध्वनि नहीं होगी। इसके आगे शोर में ध्वनि मतलब इंक्लूड हो जाती है। याद कर लीजिएगा कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक अगर ध्वनि है तो मनुष्य के कान उसको सुन सकते हैं।
68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहती है? लोहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सबको पता होगा कि ध्वनि की जो गति होती है वो इस्पात में यानी कि लोहे में बहुत ज्यादा होती है, बट ऑप्शन में अब क्या देगा? ऑप्शन में दे सकता है टेम्परेचर, तो हमने टेम्परेचर इंक्लूड कर दिया है। और कैसे इंक्लूड कर रहा है आप लोग पढ़ सकते हैं कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की अधिकतम गति होती है? तो लोहा पर। अब अगर यहाँ पे ऑप्शन में 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम दे दिया और वहां पे ऑप्शन में दे दिया लोहा, इस्पात और चांदी और तांबा, तो पक्का क्वेश्चन गलत कर देंगे आप। क्यों गलत कर देंगे? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि ध्वनि की चाल लोहा में अधिकतम होती है, ठोस माध्यम में अधिकतम होती है, बट उसने टेम्परेचर को इंक्लूड कर दिया और टेम्परेचर के इंक्लूड करने मात्र से हमारा क्वेश्चन जयपड़ बन गया और आप लोग कर नहीं पाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। तो ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारतम्य के कारण। हमने ऊपर बताया था आवर्ती था उसका आंसर, याद करिएगा उसका आंसर फ्रीक्वेंसी था, जबकि हमारा इसका आंसर तारतम्य हो जाएगा, पिच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारी पिच होती है ध्वनि की वही डिसाइड करती है कि ध्वनि मोटी है या पतली। क्योंकि जो औरतों में यानी कि लेडीज में जो ध्वनि की तारतम्य होता है वो बहुत मोटा होता है, इसलिए जो ध्वनि की आवाज़ होती है लड़की मतलब स्त्रियों की बहुत ही पतली होती, तीक्ष्ण होती है पुरुषों की अपेक्षा। इसीलिए जब शेर दहाड़ता है तो शेर की दहाड़ हमारे कानों में कम प्रभाव डालती है, जबकि मच्छर भनभनाहट के कारण हम उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, वो बहुत ही मतलब खिसिया जाते हैं, समझ सकते हैं आप लोग। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान के कारण यानी कि जेट विमान के कारण भी आप लोग कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? ध्रुवण, पोलराइजेशन जो घटना होती है हमारी दोनों में घटित होती है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्रुवण में कई चीजें दे सकता था, जैसे कि ध्रुवण दे देगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव दे देगा, अपवर्तन दे देगा, परावर्तन दे देगा, विवर्तन दे देगा। वहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद करिएगा, ध्रुवण घटना होती है, पोलराइजेशन घटना होती है, तो दोनों में पाई जाती है, यानी कि प्रकाश में भी, लाइट में भी और साउंड में भी, आपका ध्वनि में भी। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि ध्वनि का प्रभाव, क्लियर है कि ध्वनि का प्रभाव मानव में कान में कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग पूछा भी आ चुका है। एनडीए टेक में यह क्वेश्चन हमको लगता है आ चुका है। हमको कोई बता रहा था कि एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और नेवी में तो डैम श्योर आया ही है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि जो इको साउंडिंग होती उत्पन्न होती है? मतलब ध्वनि में जो होती है हमारी इको साउंडिंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है हमारी साउंड का, उसके कारण हम लोगों को प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल की दूरी कितना रखना चाहिए? 56 फीट। क्लियर है? 56 फीट की दूरी होनी चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर। क्लियर है? याद करिएगा, परावर्तन पर, अपवर्तन पर, विकिरण पर यानी कि विवर्तन पर और व्यतिकरण पर। यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप लोगों को ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा, हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन को हल्के में ना लेते हुए प्रत्येक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। और पार्ट मतलब ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपको इसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी। क्लियर है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता जो होती है बढ़ती है, ऐसा किस घटना से होता है? डॉपलर इफेक्ट से होता है। पढ़े होंगे आप लोग डॉपलर इफेक्ट, नहीं पढ़े हैं तो हमने भी एक हल्का सा वीडियो कराया है डॉपलर इफेक्ट का, और नहीं कराया तो बहुत ही जल्द हम डॉपलर इफेक्ट का इतना अच्छा वीडियो लेके आएंगे, इसमें एक ही वीडियो के आपके सारे डॉस एंड डॉप्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर करते हैं अपना 77 नंबर क्वेश्चन। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में करते हैं? अवरक्त तरंगों का, इंफ्रारेड जो हमारी वेव्स होती हैं उनका प्रयोग हम रात्रि मतलब रात में देखने में करते हैं। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ जानना चाहिए कि जो वायुयान की गति होती है उसको हम लोग मैक नंबर से नापते हैं। क्लियर है? मैक नंबर से नापते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक वायुयान 2 मैक नंबर के वेग से उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 232 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल क्या होगी? सबको पता होगा, मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें आंसर आ जाएगा आप लोगों का। 79 क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम की ध्वनि की गति अधिकतम होती है? लोहा। अभी बताया था ऊपर, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है सोनोग्राफी कहलाती है। क्लियर है? सोनोग्राफी कहलाती है।
कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे होती हैं वो हमारी शून्य में अर्थात निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। इसीलिए अगर हम लोग चंद्रमा पर बोलते हैं तो हमारी आवाज़ एक दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देती है, भले ही वो कितने भी पास खड़ा हो। क्लियर है? 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी तरंगे, क्लियर हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियोलेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। सोनार कहलाता है, क्लियर है, जिसका प्रयोग नेवी लोग मतलब जो नेवी होती है हमारी वो करती है। प्रकाश और सोनार में किसका उपयोग होता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। जान लीजिएगा आप लोग। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। देखिएगा इसकी ट्रिक देखिएगा, प्रा देखिएगा, प्रा प्रकाश में आप लोगों का प्रा लिखा हुआ है और अनुप्रस्थ में भी देखेंगे तो प्रा लिखा हुआ है। देखिए अनुप्रस्थ में भी देखेंगे प्रा लिखा हुआ है, तो प्रा से प्रा मिलाकर याद कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज रहते हैं आप लोग कि ध्वनि होती है अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, प्रकाश होती है अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो हमारी ट्रिक याद करिएगा कि प्रकाश में प्रा लिखा हुआ है तो अनुप्रस्थ में भी प्रा लिखा हुआ है, तो प्रकाश बराबर अनुप्रस्थ, मतलब कि प्रकाश हमारी अनुप्रस्थ तरंग होती है, जबकि अनुदैर्ध्य देखेंगे, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग हमारी होती है, ध्वनि वो हमारी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो वहां से करेंगे जो अनुदैर्ध्य याद कर लेंगे, दा से धा मिला लेंगे अपने लोग, अनुदैर्ध्य याद कर लेंगे, ना लिखा हुआ है ये, फिर से देख लेंगे अपने लोग। देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ से दा से धा मिला लेंगे हम लोग, दा से धा मिला लेंगे, यहाँ से याद कर लेंगे जो हमारी ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग कि 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन कई आएंगे, मैक्सवेल ने, वेबर ने या प्लांक ने। अब आप लोगों को ऑप्शन में कंफ्यूज कर देगा। याद करिएगा कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने दिखलाया था? ग्रेमाल्डी नामक वैज्ञानिक ने आप लोगों का दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों के का भी विवर्तन होता है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी घटना, क्या हमने कहा कौन सी घटना प्रकाश के ध्वनि और मतलब प्रकाश में दोनों घटित नहीं होती? फिर सुनिएगा, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण हमारी जो घटना होती है, ध्रुवण। नहीं काटिएगा, हाँ कर दीजिएगा। यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत पुष्टि करता है। 90 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन के बाद कंप्लीट 100 क्वेश्चन के बाद आप लोगों को मतलब 91 के बाद क्वेश्चन जितने ही बचेंगे एक वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे 150 क्वेश्चन तक। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात और बता दें कि अगर आप लोगों ने ईडियम्स फ्रेज की सीरीज नहीं देखी, जाके देखिए हमारी। हमने लगभग 4 से 5 वीडियो आप लोगों को बताए हैं कि उनका ओरिजिन कहाँ से होता है ईडियम्स फ्रेज का, और उनकी ट्रिक बताई है कि ट्रिक बनाए कैसे। वहां से आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। और हम लगभग 10 ईडियम्स भी एक की सीरीज हम फिर ले आए हैं, मतलब हमने ईडियम की सीरीज फिर चालू कर दी है, जिसमें कि 10 ईडियम्स आपको वीडियो में ही याद करवा देंगे। जो बच्चा याद करना चाहेगा डैम श्योर याद करा देंगे, कोई ट्रिक से नहीं, कोई किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट से नहीं, केवल रटवा के याद करवा देंगे। तो अगर नहीं देखा वाला वीडियो, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो जहां तक हो सके वहां तक शेयर करिए और अपना भाई मान के हमको चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम भाई।